नमस्कार। आज हम ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो कभी भी मुग़लों के सामने घुटने नहीं टेके। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मराठों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से सल्तनत काल में विजयनगर एक प्रभावशाली राज्य के रूप में उभरा, ठीक उसी तरह मुग़ल काल में मराठे एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रकट हुए। मराठों के इतिहास के साहित्यिक स्रोत के रूप में सभासद द्वारा लिखी गई बखर, जो कि 1694 ईस्वी में लिखी गई थी, रामचंद्र पंत की कृति संभाजी का अदनापत्र, जयराम पिंडे का ग्रंथ राधा माधव विलास तथा भीमसेन की रचना नुस्खाए दिलकुशा का महत्वपूर्ण योगदान है। मराठों का प्रारंभिक उत्कर्ष देवगिरी के यादवों के अधीन हुआ। इस राज्य के पतन के बाद बहमनी राज्य की सेवा में चले गए। आरंभ से ही मराठे वीर, साहसी और सैनिक गुणों से परिपूर्ण थे। इनके राजनीतिक उत्कर्ष में अनेक तत्व सहायक थे, जैसे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति को मराठों के उत्थान में विशेष योगदान रहा। सह्याद्री, सतपुड़ा और विंध्य की पर्वत श्रेणियों तथा नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरे होने के कारण यह स्थान बाह्य आक्रमणों से अधिक सुरक्षित था। कम वर्षा तथा कम उत्पादन के कारण मराठों को जीविकोपार्जन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था, जिसने इन्हें वीर और साहसी बना दिया। पड़ोसी भूभागों में लूटमार करने की उनकी प्रकृति ने उनमें सैनिक गुणों का विकास किया। धर्म सुधार आंदोलन 15वीं और 16वीं सदी के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास और वामन पंडित जैसे धर्म सुधारकों ने इनमें जागृति पैदा की। शिवाजी के गुरु रामदास ने अपनी कृति दासबोध द्वारा मराठों में नव चेतना का संचार किया। मराठों में स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जगाने का काम महाराष्ट्र के तत्कालीन धर्म सुधारकों ने किया। मराठों में आपसी एकता एवं पुनर्जागरण लाने में तत्कालीन भाषा एवं साहित्य का भी योगदान रहा। मराठी संतों ने जनसाधारण की भाषा में अपने उपदेश का प्रचार किया। मराठों के उदय के बारे में कुछ विभिन्न इतिहासकार हैं जिन्होंने अपना मत दिया है। तो ग्रांट डफ मराठों के उदय को सह्याद्री पर्वतों में विद्रोही गतिविधियों के रूप में देखते हैं। एम.जी. रानाडे इसे विदेशी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में देखते हैं। और जदुनेत सरकार और जी.एस. सरदेसाई मराठा शक्ति के उत्कर्ष को औरंगजेब की असहिष्णुतावादी नीतियों के विरुद्ध एक हिंदू प्रतिक्रिया के रूप में मानते हैं। सतीश चंद्र सरकार और सरदेसाई के तर्क का खंडन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी ने अकबर के सुलह कुल नीति का समर्थन किया था। इरफान हबीब मराठा शक्ति के उदय को शोषित किसानों की विद्रोही चेतना को जोड़ते हैं। विशेष परिस्थितियों में भी मराठों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय शाहजी भोसले को दिया जाता है, जो एक वीर और साहसी व्यक्ति थे। इन्होंने अपना जीवन अहमदनगर के सुल्तान के एक सैनिक के रूप में शुरू किया और कालांतर में अपनी योग्यता के बल पर पूना में जागीर प्राप्त की। मौलाजी के पुत्र शाहजी भोसले का विवाह लखजी जाधव की पुत्री जीजाबाई से हुआ, जिससे शिवाजी का जन्म हुआ। शाहजी कालांतर में बीजापुर चले गए। वहां रहते हुए इन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर लिया। शिवाजी का जन्म 9 मार्च 1627 ईस्वी को पूना के निकट सिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के आरंभिक जीवन पर उनकी मां जीजाबाई और गुरु कोणदेव के व्यक्तित्व का अधिक प्रभाव था। जीजाबाई शाहजी की परित्यक्ता पत्नी थी। शायद इसीलिए उनमें धार्मिकता और स्वाभिमान की भावना अधिक थी, जिसका पूरा प्रभाव शिवाजी पर पड़ा। गुरु रामदास ने भी शिवाजी को प्रभावित किया। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से शिवाजी में राष्ट्र भावना और स्वाभिमान का विकास हुआ। 1637 ईस्वी में शाहजी ने शिवाजी
पत्नी जीजाबाई तथा पूना की जागीर की देखरेख की जिम्मेदारी दादा कोंडदेव को सौंपकर कर्नाटक चले गए। 1639-40 ईस्वी में शिवाजी की मुलाकात पिता से मंगलौर में हुई। शाहजी के पुत्र शिवाजी का विवाह निम्बालकर परिवार की साईबाई से हुआ। 1647 ईस्वी में शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने लड़ाकू कोली और मावली योद्धाओं की सेना तैयार की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर वीडियो देख रहे हैं तो। आइए हम उनकी आरंभिक जीवन के बारे में अब देखते हैं। मावली योद्धाओं की सहायता से शिवाजी ने 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जो बीजापुर के अधिकार में था। सिंहगढ़ के अतिरिक्त शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, सुपा, जावली आदि दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। 1645-46 ईस्वी के बीच शिवाजी ने बीजापुर के महत्वपूर्ण दुर्ग राजगढ़, तोरण और कोरण पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी के विजय अभियान और बगावती तेवर से क्षुब्ध बीजापुर के सुल्तान ने 1648 ईस्वी में शाहजी को कैद कर लिया। विवश होकर शिवाजी को अपनी गतिविधियां बंद करनी पड़ी। अपने पिता की रिहाई के लिए कुछ समय के लिए शिवाजी को कोंडाना का दुर्ग वापस करना पड़ा। जनवरी 1656 ईस्वी में शिवाजी चंद्राराव मोरे की विश्वविख्यात द्वारा हत्या कर महत्वपूर्ण जावली की जागीर पर भी कब्जा कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले को हथिया लिया। मुगलों से शिवाजी की पहली भिड़ंत 1657 ईस्वी में हुई, जब शिवाजी ने बीजापुर की ओर से औरंगजेब से संघर्ष किया। अगस्त 1657 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के कब्जे वाली सिद्धियों के जंजीरा को जीतने का असफल प्रयास किया। इस प्रयास के अंतर्गत उसने कल्याण, भिवंडी और माहुली पर अधिकार कर लिया। साथ ही उसने इस विजित क्षेत्रों को नौसैनिक अड्डों में तब्दील कर दिया। बीजापुर के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शिवाजी द्वारा हथिया लेने से बौखलाया वहां का सुल्तान अली आदिल शाह ने अपने सर्वाधिक योग्य सेनापति अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी से निपटने के लिए भेजा। 10,000 चुने हुए सैनिकों के साथ अफजल शिवाजी से खुले मैदान में युद्ध करना चाहा था, लेकिन शिवाजी वक्त की नजाकत को समझकर अपने सर्वाधिक सुरक्षित प्रतापगढ़ के बाई की पहाड़ी दुर्ग में शरण ली। शिवाजी का दुर्ग से बाहर निकलना कठिन जानकर अफजल खां ने कूटनीति के सहारे शिवाजी की हत्या की योजना बनाई और अपनी योजना को पूरा करने के लिए मराठा ब्राह्मण दूत कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह उसे बीजापुर राज्य से क्षमा दिलवा देंगे। ब्राह्मण दूत कृष्णाजी द्वारा अफजल खां का वास्तविक मंतव्य जानने के बाद शिवाजी पूरी तैयारी के साथ अफजल से मिलने प्रतापगढ़ दुर्ग के दक्षिण में स्थित गिरिपीठ में नवंबर 1659 ईस्वी में पहुँचे। दोनों में बुरी नियत से एक दूसरे को आलिंगन किया। इस मुकाबले में अफजल खां मारा गया। दक्षिण में निरंतर मराठों के प्रभाव में हो रही वृद्धि से चिंतित औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी के दमन के उद्देश्य से दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। मार्च 1660 में अहमदनगर पहुंचने के बाद शाइस्ता खां ने बीजापुर को मिलाकर शिवाजी की पैतृक जागीर पूना पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने इस समय रायगढ़ को अपना आधार शिविर बनाया और मुगलों से संघर्ष शुरू किया। दूसरी ओर शाइस्ता खां ने शिवाजी के पैतृक निवास लाल महल को अपना निवास स्थान बनाया। 14 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी ने अपने 400 मराठा दुस्साहसी के साथ रात्रि में लाल महल, जो कि पूना में है,
में शाइस्ता खां के शयन कक्ष पर आक्रमण कर दिए। इस संघर्ष में शाइस्ता खां ने अपने एक अंगूठे सहित एक पुत्र, 6 पत्नियां, कई दासियां, 40 सेवक तथा कई मुगल सैनिकों को खो दिया। शाइस्ता खां की घटना के बाद शिवाजी के सम्मान और प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 16 जनवरी 1664 ईस्वी को शिवाजी ने मुगलों के समृद्धतम बंदरगाह सूरत की लूटपाट की। इस लूटपाट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सोने, चांदी, मोती और हीरे प्राप्त हुए। शाइस्ता खां की पराजय और सूरत की लूट से तिलमिलाया मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने प्रसिद्ध राजपूत सेनापति जय सिंह को किसी भी कीमत पर शिवाजी को नष्ट करने के लिए दक्कन भेजा। मार्च 1665 ईस्वी में पूना पहुंचकर जय सिंह ने मराठों पर चारों तरफ से प्रहार शुरू कर दिया और एक एक कर मराठों के किले हथियाने लगा। इस समय पुरंदर के अमेध्य दुर्ग में शिवाजी ने अपने को कैद कर रखा था। लगातार मराठा किलों के पतन से चिंतित शिवाजी ने अंततः जय सिंह के समक्ष संधि की शर्त रखी। 24 जून 1665 ईस्वी को मुगलों की ओर से मिर्जा राजा जय सिंह और मराठों की ओर से शिवाजी ने ऐतिहासिक पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। पुरंदर की संधि और आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित होना, शिवाजी और औरंगजेब में समझौता हो गया। औरंगजेब ने शिवाजी को बरार की जागीर और राजा की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही उसके पुत्र संभाजी को पंचहजारी मनसब प्रदान किया। मुगल सम्राट द्वारा हिंदुओं पर लगातार किए जा रहे अत्याचार का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से शिवाजी ने 1670 ईस्वी में एक बार फिर मुगलों के विरुद्ध हथियार उठा लिया। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को सौंपे गए किले में से अधिकांश को शिवाजी ने वापस छीन लिया। फरवरी 1670 ईस्वी में शिवाजी के एक प्रतिभाशाली सहयोगी तानाजी मालसुरे ने अपने दुस्साहसपूर्ण पराक्रम द्वारा अपनी जान देकर कोंडाना के दुर्ग को मुगलों से वापस छीन लिया। शिवाजी ने इस किले का नाम सिंहगढ़ रखा। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। 1672 ईस्वी में यहाँ के चौथ भी वसूल किए। सलहर की लड़ाई फरवरी 1672 ईस्वी में लड़ी गई। इस लड़ाई में जहां मराठा सेना का नेतृत्व मोरो त्रिमल पिंगले ने किया, वहीं मुगल सेना को दिलेर खान बहादुर खान जैसे मुगल सूबेदारों ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। युद्ध में मुगल बुरी तरह पराजित हुए। 16 जून 1774 ईस्वी को रायगढ़ में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति महाराज की उपाधि स्वीकार करते हुए ब्राह्मणों के रक्षा के लिए हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने कर्नाटक में अपनी शक्ति के विस्तार के लिए सैन्य अभियान किया। उन्होंने बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा से संधि कर बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र को आपस में बांट लिया। इसी समय शिवाजी ने जिंजी और बेलोर को बीजापुर से छीन लिया। साथ ही तुंगभद्रा से कावेरी नदी के बीच के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 14 अप्रैल 1680 ईस्वी को कर्नाटक अभियान से वापस लौटने के कुछ समय बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के समय उनके राज्य की सीमाएं संपूर्ण महाराष्ट्र, कोंकण और कर्नाटक के एक बड़े क्षेत्र में फैल चुकी थी। उनका राज्य उत्तर में रामनगर से लेकर दक्षिण में कारवार तथा पूर्व में बगलाना से कोल्हापुर तक विस्तृत था। अगर इनके प्रशासन को देखा जाए तो शिवाजी और मराठों का प्रशासन मूलतः दक्खनी संरचना पर आधारित था, परंतु इनमें कुछ तत्व प्रशासनिक व्यवस्था के सम्मिलित थे। शिवाजी का आदर्श हिंदू राजशाही की स्थापना थी, इसलिए
उन्होंने भारत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था के अनेक तत्वों को अपनाया, लेकिन वह पूरी तरह हिंदू शासन प्रणाली पर आधारित था। मराठा राजनीति व्यवस्था मुख्यतः एक परिष्कृत और केंद्रीय निरंकुश राजतंत्र था। इनमें राजा की स्थिति सर्वोपरि थी। शासन का मुख्य आधार जन कल्याण की भावना और धार्मिक सहिष्णुता थी। प्रशासन में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान के 8 मंत्री थे। पेशवा, जो कि अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, जिसका स्थान राजा के बाद होता था। राजा की अनुपस्थिति में पेशवा का प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ जाता था। इसके पद के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के साथ उसकी भी मुहर लगती थी। इसके बाद अमात्य, यह लेखा परीक्षक था, जो वित्त या राजस्व मंत्री भी होता था। इसको मजूमदार के नाम से भी जाना जाता था। आय और व्यय का लेखा जोखा रखना इसका मुख्य कार्य होता था। वाक्यानवीस या मंत्री राजा की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत कार्यों की जिम्मेदारी के अतिरिक्त गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्य भी देखता था। दरबार की कार्यवाहियों को लिखता था। राजा के लिए भोजन की जांच करता था वाक्यानवीस। तो पेशवा, अमात्य या मजदूर या और वाक्यानवीस। इसके बाद जो था वो सचिव अथवा सुरूनवीस, इसको चिटनीस के नाम से भी जाना जाता था। यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य संभालता था। यह सभी सरकारी पत्रों को पूरी जांच पड़ताल और अपनी मुहर लगाने के बाद भेजता था। राजकीय आदेशों और सरकारी संप्रेषणों का प्रभारी होता था यह सचिव, जिसको चिटनीस के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद सुमंत और दबीर का नाम आता है, जो विदेश मंत्री दूसरे राज्यों से कूटनीति संबंध स्थापित करना, संधि एवं युद्ध के मामले में राजा का सलाहकार होता था। दूसरे देशों से राजपूतों की नियुक्ति एवं विदेशी राजपूतों के स्वागत का कार्य भी करता था यह। इसके बाद सेनापति या सरे नौबत का नाम आता है, जो शिवाजी के अधीन सैन्य व्यवस्था का प्रधान होता था यह, और सैन्य व्यवस्था का संगठन उसी की जिम्मेदारी पर होता था। सैनिकों की भर्ती, उन्हें अस्त्र शस्त्र एवं घोड़े उपलब्ध कराना सेनापति का ही काम होता था। इसके बाद पंडित राव, इसको हम दंडाध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं, राज्य का मुख्य धार्मिक सलाहकार होता था यह। राज्य दरबार में धार्मिक समारोहों के लिए दिन तय करना इसका काम होता था। राजकीय दानों का विवरण तथा मुगल कालीन सदर की तरह दंडाध्यक्ष मंदिरों को धार्मिक चंदा देता था यह। वह विद्वानों, संतों, शैक्षिक संस्थाओं की वित्तीय सहायता भी करता था। इसके बाद न्यायाधीश का नाम आता था। यह राज्य के बाद दीवानी एवं फौजदारी मामलों का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने मंत्रियों की वरिष्ठता तय की। इस समय पहले 4 मंत्री, पेशवा, मजूमदार, सचिव और मंत्री को राज सिंहासन के दाहिनी ओर, जबकि शेष 4 बाईं ओर बैठाया गया। अष्टप्रधान के 8 मंत्रियों में से पंडित राव तथा न्यायाधीश को छोड़कर सभी को सैनिक अभियान में हिस्सा लेना होता था। प्रांतीय प्रशासक सर कारकुन के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान की सहायता हेतु अनेक पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। दीवान, मजूमदार और फड़नवीस अर्थ विभाग का कार्य देखते थे। सौनीस के जिम्मे राजकीय दस्तावेजों को रखने का काम होता था। कारखनिस प्रत्येक विभाग तथा सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता था। चिटनीस राजकीय आज्ञा पत्रों, जमादार खजाने और पोतनीस प्रतिदिन के खर्च के लिए धन की व्यवस्था करने का कार्य करता था। शिवाजी के समय मंत्रियों एवं कर्मचारियों को नगद वेतन मिलता था। पेशवा का वेतन 15,000 तथा अन्य मंत्रियों
को लगभग 10,000 खून प्रतिवर्ष मिलता था। शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों की 2 श्रेणियां थीं, स्वराज्य और मुगलाई। स्वराज्य उन प्रांतों को कहा जाता था जो शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। जैसे मुगलाई प्रांत शिवाजी द्वारा जीते गए थे। ये वे क्षेत्र थे जो कभी मुगलों के अधिकार में थे और मैसूर का उत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी भाग, मद्रास का वेलारी जिला, चित्तूर और अर्काट के क्षेत्र दक्षिण में, धारवाड़ का बेदनौर। प्रत्येक प्रांत का एक सूबेदार अथवा मामलतदार के नियंत्रण में होता था। प्रांत के बाद तरफ या परगना होता था। एक परगना में कई गांव होते थे। परगना का प्रशासन देशमुख के नियंत्रण में होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजा या गांव होती थी, जहां की व्यवस्था पटेल और ग्राम पंचायतें देखती थीं। गांव को पूर्णतः प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इनका सैन्य संगठन बहुत ही मजबूत था। शिवाजी खुद एक जन्मजात सैनिक और अनुभवी सेना नायक थे। उन्होंने अपने सैन्य संगठन पर विशेष ध्यान दिया। मराठा सेना का सर्वश्रेष्ठ भाग अश्वारोही सेना था। शिवाजी की नियमित और व्यक्तिगत सेना की टुकड़ी पागा अथवा बरगीर के नाम से जानी जाती थी। शिवाजी ने कोंकण विजय के बाद एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया, जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। इसकी नौसेना में लगभग 200 युद्धक नौकाएं थीं। मई नायक भंडारी तथा दरिया सारंग उनके प्रमुख नौसेना अधिकारी थे। खफी खां के अनुसार शिवाजी के सैनिकों को किसी धार्मिक स्थल, धर्म ग्रंथ अथवा स्त्री की क्षति पहुंचाने या तंग करने का अधिकार नहीं था। वे फसल नष्ट नहीं कर सकते थे। शिवाजी की सेना में मुसलमानों को भी भर्ती किया गया था। शिवाजी के समय राजस्व के मुख्य स्रोत लगान, चुंगी एवं बिक्री कर तथा चौथ और सरदेशमुखी थे। युद्ध के लूट से भी धन की प्राप्ति होती थी। चौथ एक प्रकार से सैनिक कर था, जिसे पड़ोसी राजाओं की सीमाओं, विजित क्षेत्रों अथवा मराठा प्रभाव के अंतर्गत आने वाले इलाकों से सैनिक सुरक्षा के बदले वसूला जाता था। चौथ वार्षिक आय का 1/4 हिस्सा होता था। सरदेशमुखी, जो वार्षिक आय का 1/10 हिस्सा वसूला जाता था, किसी गांव अथवा शहर की समस्त आबादी पर इसे प्रतीक के रूप में वसूला जाता था कि मराठा राज ही इसका सरदेशमुख या अधिराज है। शिवाजी के समय के सरकारी प्रलेखों के अनुसार उनके राज्य का वार्षिक राजस्व 7 करोड़ रुपए था। शिवाजी ने मलिकंबर की लगान व्यवस्था को आधार बनाया था। 1677 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो के नेतृत्व में समूचे मराठा प्रदेश की जमीन का सर्वेक्षण करवाया और उसके आधार पर लगान की राशि को निर्धारित किया। चावड़ इस समय भूमि की सबसे बड़ी इकाई थी। इस समय उपज के आधार पर भूमि का 3 भागों पट्टी भूमि, उद्यान और पहाड़ी भूमि में विभाजन हुआ था। पट्टी भूमि से उपज का 2/5वां हिस्सा, उद्यान भूमि से 1/2वां हिस्सा और पहाड़ी भूमि से नाम मात्र का लगान वसूल किया जाता था। भागीदारी और जमींदारी प्रथा के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि शिवाजी जमींदारी या देशमुखी प्रथा को समाप्त नहीं कर सके, न ही उन्होंने जागीर देना पूरी तरह बंद किया। जागीर को मुकासा के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। मिरासदारे, जिनका जमीन पर वंशानुगत अधिकार होता था, शिवाजी द्वारा कुल उपज का 33 से 40% लगान के रूप में वसूला गया। इस समय प्रांतों के लगान अधिकारी को सूबेदार तथा तरफों के कारकुन या हवलदार होते थे। गांव में लगान वसूली पटेल या पाटिल द्वारा किया जाता था। शिवाजी के समय कई प्रांतों के लगान की देखभाल करने वाला अधिकारी सरसूबादार कहलाता था। मिरास पट्टी या सिंहासन पट्टी नामक कर शिवाजी के समय
देसाई और देशमुख को देना होता था। खफी खां शिवाजी को लुटेरा अथवा अलाउद्दीन या तैमूर वंश का हिंदू संस्करण बताया। स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा। ये थी शिवाजी की शासन व्यवस्था। अब हम इनके उत्तराधिकारियों को भी देखेंगे, जिनमें संभाजी, राजाराम और ताराबाई शामिल हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर देख रहे हैं तो। संभाजी जुलाई 1680 ईस्वी में संभाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। संभाजी के सिंहासन पर बैठने के बाद अपने एक प्रिय मित्र कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कवि कलश, जिसे मराठा सरदार घृणा से कलुष कलह पैदा करने वाला कहते थे, कन्नौज का रहने वाला एक ब्राह्मण था। यह हिंदी और संस्कृत का कवि और विद्वान था। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र शाहजादा अकबर 1681 ईस्वी में संभाजी के शरण में आया और 6 वर्षों तक वह महाराष्ट्र में रुका। मुगल सेनापति मुकर्रर बखान ने संगमेश्वर में संभाजी के उसके सलाहकार कवि कलश तथा 25 अन्य अधिकारियों को बंदी बनाकर बहादुरगढ़ में औरंगजेब के शिविर में ले गया। यहाँ उन्हें यातना देकर मार्च 1689 ईस्वी में मार दिया गया। औरंगजेब ने संभाजी के समक्ष जीवन दान के लिए 3 शर्तें रखी थीं। पहली थी कि अपने सभी किले सौंप दें, दूसरी थी अपने सभी छिपे खजाने का पता दें, और तीसरी थी उन मुगल अधिकारियों का नाम बताएं जिन्होंने उसकी मदद की। औरंगजेब ने इन शर्तों के बदले खफी खां के अनुसार संभाजी ने औरंगजेब से उसकी बेटी मांग ली। संभाजी द्वारा पहली बार अपने पिता की तरह प्रबल दृढ़ता का परिचय दिया गया, जिसने उसके पूर्व के पापों को कुछ कम कर दिया। 21 मार्च 1689 ईस्वी को भीमा नदी के किनारे कोरेगांव बहादुरगढ़ में संभाजी का सिर धड़ से अलग करने के पूर्व औरंगजेब के आदेश पर उसकी जुबान और हाथ पैर काट दिए गए। राजाराम संभाजी की प्रत्याशित मृत्यु के बाद मराठा सरदारों ने शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजाराम को सिंहासन पर बैठाया। संभाजी की विधवा येसुबाई ने अपने पुत्र साहू के लिए सिंहासन का दावा करने से बेहतर राजाराम का समर्थन करना समझा। संभाजी की मृत्यु के बाद मुगल सैनिकों ने तत्कालीन मराठा राज्य की राजधानी रायगढ़ पर डेरा डाल दिया। ऐसी स्थिति में रानी येसुबाई की सलाह पर राजाराम को विशालगढ़ में सुरक्षित किले में रहना पड़ा। 13 नवंबर 1689 ईस्वी को रायगढ़ के मुगलों के अधिकार में जाने के बाद येसुबाई और उसके शिशु पुत्र साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल कैद में रहना पड़ा। राजाराम ने जिंजी को अपना मुख्यालय बनाया तथा अपने सहयोगियों रामचंद्र पंत, प्रहलाद नीरज, पारसराम, त्र्यंबक, शंकर जी नारायण, संत जी घोरपड़े, जनजी जाधव सहित औरंगजेब की महाराष्ट्र पर अधिकार करने की योजना को निष्फल कर दिया। जिंजी पर मुगलों के कब्जे के बाद राजाराम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। दुर्भाग्यवश जब मराठा स्वतंत्रता संग्राम एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहा था, उसी समय 12 मार्च 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई। उसके बाद ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय नाम से मराठा राज सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उसकी प्रतिशासक रिजेंट बन गई। सतारा, पन्हाला, विशालगढ़ और सिंहगढ़ दुर्ग जो मुगलों के कब्जे में जा चुका था, को जीतने के लिए ताराबाई ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। 1707 ईस्वी में सतारा पुनः मराठों के कब्जे में आ गया। मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र
आजम शाह ने मराठों से एक संधि के तहत शाहू और उसकी मां को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। महाराष्ट्र पहुंचकर शाहू ने 1707 ईस्वी को खेड़ा की लड़ाई लड़ी। इसमें ताराबाई को पराजित कर मराठों का छत्रपति बना। युद्ध में पराजित होने के बाद ताराबाई ने कोल्हापुर से अपना प्रतिशोध मृत्यु पर्यंत तक जारी रखा। ये था मराठा साम्राज्य जो कि मुगलों के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।